हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक होंगे, पढ़ रहे होंगे। चलिएगा, हम आज आपको कनेक्टर्स पढ़ाएंगे जिसको कंजक्शंस कहते हैं या यू कैन से जॉइनिंग वर्ड। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कंजक्शन एंड सेंटेंस कनेक्टर्स। तो सेंटेंस कनेक्टर्स क्या होते हैं, कंजक्शंस क्या होते हैं, जॉइनिंग वर्ड्स क्या होते हैं, इसका इंट्रोडक्शन हमने पिछले क्लास में कर लिया था। और हमने देखा था कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंजक्शंस। तो पता चला था कि दो प्रकार के, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को हमने पढ़ लिया था, जिसके 4 टाइप्स होते हैं: क्यूमुलेटिव या कॉपुलेटिव कंजक्शन, डिसजंक्टिव कंजक्शन जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव कंजक्शंस भी कहते हैं, एडवर्सेटिव कंजक्शन एंड लास्ट वन हम लोगों का था रिलेटिव कंजक्शन, जिसमें हम लोगों ने सीखा था बट, यट, सो, देयरफॉर, और हमने सीखा था आइदर और, नाइदर नॉर, अदरवाइज, एल्स, एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये सारे कंजक्शंस हम लोगों के किसके अंतर्गत आते हैं? ये सारे कंजक्शंस हम लोगों के कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के अंतर्गत आते हैं। आज के क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। पिछले वाले क्लास को हम लोग पार्ट 2 का नाम देंगे, पार्ट 1 का नाम देंगे, और आज वाली क्लास जो हम लोगों की होगी वो कंजक्शन का पार्ट 2 रहेगा, पार्ट 2। ओके, चलिएगा। तो हम लोग सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को आज डिटेल स्टडी करेंगे। और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को कैसे जानते हैं, क्या होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन? तो सबसे पहले इस बात को जानने के लिए यह जानना आवश्यक है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन काम कैसे करता है, क्या होता है। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सब मीन्स आप जानते हैं, सब मीन्स होता है उप हिंदी में। तो उपवाक्य मीन्स व्हाट? प्रिंसिपल क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज को से जोड़ने के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की आवश्यकता होती है। और प्रिंसिपल क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज से कनेक्ट करता है कौन? सबऑर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज यानी प्रिंसिपल क्लॉज से कनेक्ट करता है कौन? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो ऐसे कंजक्शंस जो सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज से कनेक्ट करते हैं वे कंजक्शंस हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाते हैं। ये कैसे काम करता है, इसका कोई प्रकार नहीं है कि इसको हम इस एरिया में रख दें। यह अपने प्रकार के आधार पर इस तरह से बांटा गया कि जब टाइम की तरह से कार्य करे तो टाइम वाले सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, रीजन की तरह कार्य करे तो रीजन वाले, कॉज की तरह कॉज कार्य करे तो कॉज, रीजन की तरह कार्य करे रीजन, कंपैरिजन की तरह कार्य करे तो कंपैरिजन। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो टाइम वाले, कॉज वाले, रीजन वाले, कंपैरिजन वाले, मैनर वाले, है ना। तो ये सारे जैसे इसका कार्य होगा वैसे ये कंजक्शन डिवाइड कर दिए जाते हैं, एग्जैक्ट कोई प्रकार इसका नहीं है। अब देखिएगा कैसे इसको अलग करेंगे। आपने क्लॉज देखा है, क्लॉज को मैं अगले क्लास में अच्छे से स्टडी कराऊंगी। तो क्लॉज 3 प्रकार के होते हैं, आपने देखा है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। तो जितने एडवर्ब क्लॉज के कंजक्शन होते हैं वे सारे कंजक्शन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में आते हैं। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जब भी ऐड होगा तो वो वाला क्लॉज क्या हो जाएगा? एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। तो एडवर्ब क्लॉज को जोड़ने वाले कंजक्शन हम लोगों के कौन से होते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को देखिएगा कौन कौन सा है, टाइम वाले कौन से हैं, रीजन वाले कौन से हैं, उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बाद क्लॉज होगा तो आपको पहचानना होगा कौन सा कंजक्शन किस क्लॉज में लगता है। तो ये सब पढ़ने के लिए सबसे पहले कंजक्शन पढ़ना आवश्यक है, उसके बाद क्लॉज, उसके बाद सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड सेंटेंसेस, क्योंकि बिना सीक्वेंस के आप स्टडी करेंगे तो अच्छे से नहीं हो पाएगा, और सीक्वेंस वाइज स्टडी करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा और टॉपिक बहुत इजी हो जाएगा। देखिएगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, इसको आप कह सकते हैं आश्रित उपवाक्य को जोड़ने वाले कंजक्शन या आश्रित कंजक्शन या संयोजक की हिंदी में कहते हैं कंजक्शन को। तो टाइम वाले कौन कौन से हैं? टाइम वाले हम लोगों के हैं व्हेन है, व्हाइल है, बिफोर है, आफ्टर है, सिंस है, एज लॉन्ग एज है, सो लॉन्ग एज है, एज सून एज है, टिल है, अनटिल है, व्हेन है, व्हेनेवर है, एज है। ये सारे वर्ड्स जब टाइम की तरह कार्य करें तो टाइम वाले सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाते हैं।
आपने देखा है एज सुन एज है, सो लॉन्ग एज है, आगे भी कभी मिल सकता है, एज आगे मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे जब ये टाइम की तरह कार्य करेगा तो इसको टाइम में रखा जाएगा। सब तो आसान है, आप लोग जानते हैं एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, सुन एज, टिल अंटिल, लेकिन इसमें एक व्हेन और व्हाइल है। व्हेन और व्हाइल में क्या अंतर होता है? दोनों का मीन्स होता है जब, लेकिन दोनों का प्रयोग अलग अलग है। एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, डैश कर देगा और व्हेन और व्हाइल ऑप्शन दे देगा। तो जब एक कार्य के बाद दूसरा कार्य हो तो व्हेन लगता है, लेकिन जब एक साथ दोनों कार्य हो तो व्हाइल लगता है। जैसे अगर सेंटेंस में कहा जाए व्हेन आई केम यू वर स्टडीइंग, जब मैं आया तो तुम पढ़ रहे थे। एक कार्य हो चुका है, इसके बाद दूसरे कार्य की बात हो रही है। लेकिन अगर एक साथ दोनों कार्य की बात हो तो यहाँ जब के सेंस में, तब के सेंस में हम लोगों का व्हाइल लगेगा। मतलब क्या? जब मैं आ रहा था तब तुम जा रहे थे, जब मैं आ रहा था तब तुम आ रहे थे, तुम भी आ रहे थे। ऐसे सेंस में दोनों कार्य एक साथ हो तो व्हाइल का प्रयोग करते हैं। इसके बाद का देखिए, बिफोर मीन्स पहले होता है, आफ्टर मीन्स बाद में, सिंस मीन्स होता है चूंकि, जबकि, एज लॉन्ग एज जब तक नहीं का सेंस देता है, सो लॉन्ग एज भी देता है, एज सुन एज मतलब होता है जैसे ही, तैसे ही, ज्यों ही त्यों ही, ऐसे होता है। टिल तक होता है, अनटिल मतलब जब तक नहीं, व्हेन मीन्स जब, और व्हेनेवर मीन्स जब कभी भी या जब भी। तो ये आपको टाइम वाले सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कंफर्म हुए होंगे। अब हम लोग देखिएगा, स्टडी करेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन प्लेस वाले, यानी कौन कौन से कंजक्शंस हैं जो एडवर्ब क्लॉज को डिनोट करते हैं, और जब प्लेस की जिक्र करे तो इन कंजक्शन को प्लेस के स्थान पे रखा जाता है। इसमें आपका वेयर होता है, वेयर एवर होता है। तो वेयर मीन्स होता है जहां, और वेयर एवर मीन्स होता है जहां कहीं भी। वेंस, और यहाँ पे एक वेंस वर्ड है, इसका मीन्स वही होता है जहां भी या जहां कहीं भी। तो वेंस हो गया, WHENC, वेंस से आप टाइम मत समझिएगा, क्योंकि WHEN और WHENC सिमिलर है, तो ये आप समझ, स्पेलिंग से नहीं जाएंगे। वेंस का मीन्स होता है जब कभी, जहां कहीं भी या जहां भी, और वेयर का मीन्स होता है जहां कहीं भी, वेयर का मीन्स होता है जहां। तो जब ये मीनिंग आएगा तो हम लोग प्लेस को डिनोट करने के लिए प्लेस वाले सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में ये 3 कंजक्शंस को लिखेंगे। इसके बाद के कंजक्शंस हमारे हैं कॉज या रीजन। कॉज या रीजन मीन्स होता है कारण या तर्क, आप इसको समझेंगे। इसमें बिकॉज है, सिंस है और एज है। तो बिकॉज और सिंस और एज में आपने देखा कि सिंस आपका ऊपर भी लिखा है, एज आपका ऊपर भी लिखा है, लेकिन जब एज टाइम को डिनोट करे तो ये टाइम के कोई स्थान पे रखा जाएगा, लेकिन जब एज रीजन को करे तो, कॉज को करे तो ये इसमें रखा जाएगा। और सिंस भी आप जानते हैं, जैसे अगर कह दिया जाए आई हैव बीन कम हेयर सिंस 2 o'clock, सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पे देखिए सिंस टाइम को डिनोट कर रहा है, लेकिन अगर यही कह दिया जाए सिंस आई वॉज इल, आई डिड नॉट कम टू यू, मतलब चूंकि मैं बीमार था इसलिए। तो चूंकि और इसलिए का मीनिंग लेता है जब सिंस, तो इसके साथ कॉमा लगता है। और ये हम लोग कोरिलेटिव कंजक्शन को जब पढ़ेंगे तब देखेंगे किसके साथ कौन सा फिक्स प्रीपोजिशन, फिक्स कंजक्शन लगता है, और किसके साथ कोई कंजक्शन फिक्स नहीं होते, वो कॉमा से डिनोट किया जाता है। क्योंकि कॉमा को रिप्लेस करके कुछ न कुछ रख के एरर बनता है, और सेंटेंस में जो कोरिलेशन वाले कंजक्शंस होते हैं उसका कोरिलेशन वाला पार्ट हटा करके बनता है, तो उसको हम लोग आगे स्टडी करेंगे। तो आपने यहाँ सिंस का प्रयोग समझ लिया। जब सिंस टाइम को डिनोट करे तो ये टाइम वाले सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो जाएंगे, और जब ये कॉज या रीजन को डिनोट करे तो कॉज या रीजन के लिए सिंस लगता है, तब इसका मीनिंग हो जाता है चूंकि डैश इसलिए। आप कहते हो चूंकि और इसलिए, मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं आप लोग, तो वही चूंकि और इसलिए इंग्लिश में डिनोट करने के लिए सिंस का प्रयोग होता है। एज का भी प्रयोग आप देखते हो, कहते हो कि जैसा कि वह बीमार था इसलिए, जैसा उसने किया वैसा वो पाया। तो जैसा वैसा, जैसा इसलिए, ये एक क्लॉज कारण बताएगा, एक कार्य, एक क्लॉज काम करेगा, दूसरा क्लॉज इसका रीजन या कॉज बताएगा। ये कॉमा से डिनोट होगा, एज के साथ कॉमा आपने पढ़ा होगा, और सिंस के साथ कॉमा पढ़ा होगा, बिकॉज के साथ कॉमा पढ़ा होगा, है ना। आप कहते हो कि आई डिड नॉट कम बिकॉज आई वॉज इल, तो बिकॉज आई वॉज इल क्योंकि मैं बीमार था। तो ना आने का कारण, ना आने का रीजन बीमार था।
चूंकि बीमार था तो उसका रीजन इसलिए नहीं आ पाया। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो ये वाला हम लोगों का कंफर्म हुआ, कॉज और रीजन, बिकॉज, सिंस और एज। 3 कंजक्शंस ऐसे हैं जो हम लोगों का क्या करते हैं, डिनोट हम लोगों का कॉज और रीजन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में आते हैं। आगे देखिएगा, कंडीशन। कंडीशन मीन्स होता है शर्त। शर्त सबको पता है, कहते हैं ना, यदि तुम पढ़ोगे तो तुम पास होगे। तो पास होने की शर्त क्या है, पढ़ाई करना। जब तुम मुझे बुलाओगे तब मैं आऊंगा, तो जब तक तुम मुझे बुलाओगे नहीं मैं नहीं आऊंगा। ये भी आपका एक क्या है, कंडीशन है। इसमें कौन कौन से कंजक्शंस आते हैं, इफ आता है, एज इफ आता है, ओनली इफ आता है, अनलेस होता है, प्रोवाइडेड दैट होता है, प्रोवाइडेड होता है, वेदर और या और नॉट, चाहे तुम मानो या न मानो, वेदर यू बिलीव और नॉट, वेदर यू बिलीव और नॉट, वेदर यू कम और गो, ऐसे आप देखते हो वेदर के साथ लगता है। अनलेस का जब तक नहीं आप कहते हो, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड, मतलब जब तक तुम प्रयास नहीं करोगे, कठिन परिश्रम नहीं करोगे, पास नहीं होगे। ये क्या है, ये एक सेंटेंस के एक पार्ट में क्या कर रहा है, बात को कह रहा है और शर्त दे रहा है, कंडीशन, और दूसरा उसकी फुलफिलमेंट कर रहा है, दूसरा उसकी पूर्ति कर रहा है। तो आप ये समझ पा रहे होंगे, इफ, एज इफ, ओनली इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड, वेदर और या खाली वेदर भी आ सकता है। तो इसलिए हम लोग समझेंगे ये सारी कंजक्शंस कंडीशन को डिनोट करते हैं। आगे देखिएगा, आगे हम है पर्पस। पर्पस मीन्स होता है उद्देश्य, ऑब्जेक्ट। तो जब पर्पस की बात करेंगे तो पर्पस में हम लोगों को कौन कौन से कंजक्शन आ सकते हैं, सो दैट। सो दैट मीन्स क्या होता है, आप कई बार देखते हो, सो दैट का मीन्स होता है ताकि, दैट मीन्स जानते हैं कि, और इन ऑर्डर दैट मीन्स भी होता है ताकि, ठीक है ना। लस्ट और शुड का मतलब होता है कहीं ऐसा न हो, ये निगेटिव वर्ड है, इसके साथ नॉट का प्रयोग नहीं करते। जैसे आप कहते हैं वॉक फास्ट लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, वॉक फास्ट लेस्ट यू शुड मिस योर ट्रेन। यहाँ देखिए, आप हिंदी में तो मीनिंग निकाल रहे हैं कहीं ऐसा न हो, लेकिन इंग्लिश में आप क्या कह रहे हो, लेस्ट, वॉक फास्ट लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, यू शुड गेट लेट। आप कहीं ऐसा न हो के लिए शुड नॉट का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, लेट के साथ शुड आना चाहिए, लेट के साथ कैन दे देगा, लेट के साथ माइट दे देगा, लेट के साथ शुड ना दे के मस्ट दे देगा। तो ये सब हमारा गलत है, शुड ही होना चाहिए। और दूसरा, शुड के साथ नॉट नहीं होना चाहिए। इन सभी चीजों को हम लोग जानेंगे। तो इसका मीन्स होता है कहीं ऐसा ना हो। और सो दैट का देखिए, कई जगह सो दैट लिखा है, यहाँ एक सो दैट लिखा है जिसका मीनिंग होता है ताकि। जैसे मैंने तुम्हें बुलाया, आई कॉल्ड यू सो दैट आई गिव यू समथिंग, ताकि मैं तुम्हें कुछ दे सकूं। आई कैन गिव यू समथिंग। तो यहाँ पे जो सो दैट है, ये सो दैट आपका ताकि का मीनिंग होता है। दैट का मीन्स आप की जानते ही हैं। इन ऑर्डर दैट मीन्स भी होता है ताकि। इन प्लेस ऑफ सो दैट वी कैन यूज इन ऑर्डर दैट। लेस्ट शुड समझ आ गया। सो और डैश एक साथ, इसके साथ सो दैट एक साथ, इसके साथ में और माइट लगता है। इसका मीनिंग ताकि ना होकर के इतना उतना हो जाता है। मीन्स आप ऐसे समझेंगे, इसका मीनिंग हो जाता है इतना कि। जैसे आप कहते हो मैं इतना बीमार था कि मैं नहीं आ सका, तो आप कह दोगे आई वॉज सो वीक, मतलब मैं बहुत कमजोर था, इतना कमजोर था कि तुम्हारी मदद नहीं कर सका। सो आई माइट नॉट हेल्प यू, आई कुड नॉट हेल्प यू, आई मे नॉट हेल्प यू। इस तरीके से सो के साथ जब मे और माइट अटैच होता है तो ये हम लोगों का क्या हो जाता है, ये हम लोगों का सो दैट किसकी व्याख्या कर देता है, हम लोगों का पर्पस करता है कि पर्पस, एक क्लॉज में पर्पस और दूसरे में पर्पस का जो इफेक्ट पड़ेगा उसको डिनोट करते हैं। आगे देखिएगा, रिजल्ट और इफेक्ट।
रिजल्ट और इफेक्ट का मतलब दो क्लॉज ऐसे होंगे जिसमें पहले क्लॉज का रिजल्ट दूसरे क्लॉज में दर्शाया जाएगा, और उसको दर्शाने के लिए हम लोगों को किसका यूज करना पड़ता है, हम लोगों को रिजल्ट और इफेक्ट वाले कंजक्शंस का यूज करना पड़ता है। वो कौन कौन से हैं? सो के साथ दैट होगा, जैसे अभी हमने आपको बताया सच के साथ दैट होगा। सो के साथ दैट, जैसे आप कह सकते हो ही इज सो स्मार्ट डैश दैट, तो अब क्या हो जाएगा, सो के साथ दैट एक साथ हो तो ताकि की मीनिंग लेगा। सो दैट एक साथ लिखा हो, उसके बाद वाले क्लॉज में माइट हो या मे हो, ये फिक्स है, इसको ध्यान रखिएगा। ये इसके साथ और कुछ नहीं यूज हो सकता, मे और माइट ही यूज होगा। लेकिन अगर सो अलग हो और इसके सो अलग हो, सो के साथ दैट ना हो, अगले क्लॉज में दैट हो, तो इसका मीनिंग अलग हो जाएगा। जैसे आई वॉज सो वीक, आई वॉज सो स्मार्ट, आई वॉज सो बिजी दैट आई कुड नॉट हेल्प यू, मैं इतना बिजी था कि तुम्हारा मदद नहीं कर सका। ऐसे सेंटेंस का जब मीनिंग निकालेंगे तो ये हम लोगों का बिजी होने का रिजल्ट हेल्प ना कर पाना, ये हो जाएगा। ऐसे सच दैट होता है, आप कहते हो ना कि दीज आर सच बॉयज, है ना, ये लोग ऐसे लड़के हैं जो कभी सुधर नहीं सकते। दैट आर हो जाएगा दोज आर इम्पॉसिबल, मतलब होता है तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ऐसे सेंस में कहते हैं यू आर इम्पॉसिबल, ऐसे सेंस में हम लोग इसका यूज करते हैं। सच दैट के साथ सच डैश डैश दैट, मतलब इस प्रकार की, इतना की, ऐसा मीनिंग जब निकलता है तो हम लोग किसको जानते हैं, रिजल्ट और इफेक्ट को जानते हैं। पहले क्लॉज में इसका बताएगा और दूसरे में इसका रिजल्ट डिनोट होगा, ये हम लोगों का हो जाएगा रिजल्ट और इफेक्ट वाला सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और जब हम लोग क्लॉज पढ़ेंगे तो ये सभी जो कंजक्शंस हैं, ये सभी कंजक्शन हम लोगों को एडवर्ब क्लास के कंजक्शन में मिलेंगे। एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, एग्जाम में गलत कंजक्शन का यूज कर देगा, या एक कंजक्शन के साथ दूसरा कंजक्शन जो अटैच होना चाहिए वो ना करके कुछ और कर देगा। जैसे आपने यहाँ देखा कि सच के साथ दैट ही होना चाहिए, सच के साथ एज होना चाहिए, दो ही हो सकता है, या तो सच के साथ दैट या तो सच के साथ एज, या तो सो के साथ दैट या तो सो के साथ एज। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग सो के साथ दैट यूज करते हैं। सो के साथ एज तब यूज होता है जब जैसा के साथ वैसा लिखना अनिवार्य हो। जैसे आप कहते हैं एज यू सो शैल यू रीप, मतलब जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो एज यू सो, यहाँ पे वो सो वाला सो नहीं है, इसको ऐसे लिखा जाएगा। यहाँ पे देखिए मैं लिख रही हूँ एज यू सो शैल यू रीप, ये इसकी पूरी होती है, ये प्रोवर्ब है। तो यहाँ जो ये वाला SOW सो है, ये बोना वाला सो है ना, कहते हैं ना कि कुछ ही बोना। तो एज यू सो शैल यू रीप, है ना, यहाँ अलिट्रेशन है। फिगर्स ऑफ स्पीच, मतलब आप हिंदी में अनुप्रास अलंकार पढ़ते हो, SS की आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का ये वाला जो सो है वो एज के साथ जो सो यूज होता है जब जैसा वैसा एकदम डिनोट करना अनिवार्य हो, तब आप सो के साथ एज और एज के साथ सो लगा देते हैं। यहाँ पे आप इसको उल्टा भी कर सकते थे, सो शैल यू रीप एज यू सो, ठीक है। तो ये रिजल्ट और इफेक्ट वाले कंजक्शन आपने यहाँ पढ़ लिए, ठीक है ना। अब देखिएगा कंपैरिजन वाले कंजक्शन कौन कौन से हैं। तो कंपैरिजन में आपने डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ रखा है, मैं भी आपको अच्छे से स्टडी कराऊंगी डिग्री ऑफ कंपैरिजन में। तो आप एज मच एज और देन पढ़ते हैं। एज डैश डैश एज आप पढ़ते हैं, जैसे ही इज एज गुड एज यू। तो एज यहाँ पे जो है इसके साथ एक और एज रहता है, तो इसका मतलब ही इज एज गुड एज यू। ही रन्स एज फास्ट एज यू, मतलब वह उतना तेज दौड़ता है जितना कि तुम। तो इतना उतना उतना इतना, ऐसे सेंस में जब हम लोग करते हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं किसी की किसी से, तो हो जाएगा एज के साथ एज रखेंगे, एज के साथ सो रखेंगे, ठीक है। ये होता है कि जैसे यू आर नॉट एज गुड सो, है ना, तो यू एज गुड एज, तो एज गुड सो, या सो गुड एज, है ना, तो सो डैश एज होता है, सीधा चलता है। तो हो जाएगा यू आर नॉट सो गुड एज आई, मी नहीं आई करेंगे। तो यहाँ पे जब निगेटिव हो तो सो का अनिवार्य रूप से यूज करते हैं।
ये हो जाएगा कंपैरिजन वाले कंजक्शन। और एज मच एज आप जानते हो, यू आर एज मच एज, तो एज मच एज मतलब होता है कि इतना उतना या इतना की उतना जितना, ऐसे मीनिंग निकलेगा। देन का मीन्स आपने कंपैरेटिव डिग्री में पढ़ा ही है कि देन का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री में जब करते हैं तो हम लोगों का क्या हो जाता है, कंपैरेटिव डिग्री में देन का प्रयोग कहते हैं ना, ही इज स्मार्टर देन यू, स्मार्टर और देन यानी यू की ही से तुलना हुई, तो तुलना दर्शाने के लिए हम लोगों का क्या होता है, तुलना दर्शाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, देन का यूज करते हैं। इसके बाद देखिएगा हम लोग का कौन सा कंजक्शन आएगा, कंसेशन या कंट्रास्ट। कंसेशन या कंट्रास्ट का मीन्स होता है, कंसेशन मीन्स और कंट्रास्ट का मीन्स होता है विपरीत। तो विपरीत हो जाएगा, विपरीत की जिक्र करेंगे तो कंट्रास्ट कहते हैं ना, ये कंट्रास्ट कलर है, जैसे ब्लैक का कंट्रास्ट व्हाइट है, तो ये कंट्रास्ट मतलब होता है विपरीत या उल्टा। ऑन द कंट्रेरी वर्ड भी आपने पढ़ा होगा, उल्टा इसको कहते हैं ना। तो इसमें कौन कौन सी कंजक्शन है, एक क्लॉज दूसरे क्लॉज का अपोजिशन करेगा यानी विरोध करेगा। जैसे आपने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में पढ़ा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में क्या पढ़ा था कि एडवर्सेटिव कंजक्शन में बट था, यट था, स्टिल था, हाउएवर था, ये सारे जो कंजक्शन थे वो एडवर्सेटिव में कोऑर्डिनेटिंग में थे। यहाँ पे हम लोग उसी बात को दर्शाने के लिए जब जिक्र करेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का और एडवर्ब क्लॉज को दर्शाना होगा तो हम लोग सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज करेंगे। इसमें क्या क्या आ सकता है, इसमें हम लोगों का दो आ सकता है, ऑल दो आ सकता है। तो दो मीन्स होता है यद्यपि, ऑल दो मतलब होता है यद्यपि, इसके साथ कॉमा लिख सकते हैं या इसके साथ यट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए दो और ऑल दो, इसका ये चलता है कि जैसे अगर दो लिखा है तो यहाँ पे आप दो, एक क्लॉज में दूसरे क्लॉज में आप कॉमा लिख सकते हैं। अगर कॉमा नहीं लिखेंगे तो आप यहाँ यट लिख सकते हैं, लेकिन यट के स्थान पे आप यहाँ बट का, एंड का, स्टिल का, किसी भी चीज का, बिकॉज का, किसी भी चीज का यूज नहीं कर सकते हैं, किसी भी कंजक्शन का। सिर्फ दो के साथ यट ही रहेगा अगर को रिलेट करने के लिए आपके पार्ट में सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में पहले क्लॉज में दो लिखा है, दूसरे क्लॉज में यट लिखा है, तो इसको पूरा करने के लिए यट ही कंप्लीट है। यट को अगर आप रिमूव कर सकते हैं तो यहाँ पे कॉमा का यूज कर सकते हैं, लेकिन बट का यूज नहीं कर सकते हैं। इसका मीन्स होता है यद्यपि, जैसे आप कहते हो ना कि यद्यपि वह उसने पढ़ा फिर भी फेल हो गया, तो दो ही वर्कड हार्ड यट ही फेल्ड, yet he did not get good marks। तो यहाँ पे देखिए पढ़ने का रीजन, पढ़ने का क्या होना चाहिए, इसका परिणाम या इसका कंट्रास्ट ये होना चाहिए कि वह पास हो, लेकिन पास नहीं हुआ, तो दोनों एक दूसरे को अपोज कर दिया क्लॉज, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको लगा सकते हैं। सेम पैटर्न पे अगर हम लोग ऑल दो को रिप्लेस करें तो दो को हटा करके ऑल दो का भी यूज कर सकते हैं, है ना। ऑल दो का मतलब भी यही होता है, THALTHOUGH ये लिखा हुआ है स्पेलिंग। इसके साथ भी या तो कॉमा का यूज कर सकते हैं या तो आप यट का यूज कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ भी आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना ही बट का यूज कर सकते हैं, ना ही स्टिल का यूज कर सकते हैं, ना ही एंड का यूज कर सकते हैं। कोई भी कंजक्शन यहाँ यट को हटा के नहीं कर सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं, यूज कॉमा। आगे देखिएगा, इवन इफ मतलब भले ही, आप कहते हैं ना भले ही वह अमीर है फिर भी, है ना, इसके पास कोई भी घमंड नहीं है, तो आप ऐसे कहते हो भले ही वह गरीब है फिर भी ईमानदार है। तो जब भले ही का मीनिंग निकालते हैं तो इवन इफ वर्ड का यूज किया जाता है कंजक्शन को जिक्र करने के लिए। इसके बाद है नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब होता है बशर्ते की, है ना। मैंने पढ़ा बशर्ते की मुझे पास होना था, है ना। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा बशर्ते तुम मुझे पैसे पे करो। तो जो बशर्ते की मीनिंग आप निकालते हो तो यहाँ पे नॉट विथ स्टैंडिंग दैट एक साथ यूज होता है। नॉट विथ स्टैंडिंग दैट ये एक कोरिलेशन वाले वर्ड्स हैं, ये सारे वर्ड्स एक ही साथ यूज होते हैं। इसका मतलब होता है बशर्ते की, ऑन द कंट्रेरी जैसे आप यूज करते हैं उसके स्थान पे इसका यूज किया जा सकता है। आगे देखिएगा, इसके बाद का सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है एक्सटेंट या मैनर। एक्सटेंट या मैनर में हम लोग क्या पढ़ते हैं, एज पढ़ते हैं, एज फॉर एज पढ़ते हैं, सो के साथ एज पढ़ते हैं, सो के साथ दो पढ़ते हैं,
एज इफ पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू पढ़ते हैं, इवन दो पढ़ते हैं। इवन दो मतलब होता है यद्यपि, ठीक है। तो जब हम लोग इसको पढ़ना होता है एज, तो आपने क्या कहा, एज यू हेल्प्ड मी आई वॉन्ट टू से थैंक यू। जैसा कि तुमने मेरी मदद की, कॉमा मैं तुम्हें धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो मदद करना क्या है, एक मैनर बता रहा है, धन्यवाद करना एक मैनर का जिक्र कर रहा है, इसलिए आप एज कह देते हो, है ना। डू इट एज आई से, ऐसा करो जैसा मैं कहता हूँ, वैसा करो जैसा मैं कहता हूँ। तो एज का यूज मैनर के सेंस में भी किया जाता है। और एज फार एज आप जानते हो, है ना, कहते हो जहां तक पैसे का सवाल है, जहां तक तुम्हारी पहुंच हो, एज फार एज मनी इज कंसर्न। तो एज फार एज का जब होता है तो एज फार एज मैनर के सेंस में भी लगता है। सो और एज का मीन्स होता है यू आर सो गुड एज आई, यू आर नॉट सो गुड एज आई, मैनर दिखा दिया। इसके बाद और ये एज दो, और एज इफ जब कहते हो ही टॉक्स एज इफ ही इज अ बिजनेसमैन, he talks as if he is a good boy, he is a lawyer। इस तरह से मानो की, यद्यपि की, जैसा की, ऐसे सेंस में जब आप यूज करते हैं तो हम लोग एज इफ का यूज मानो की, जैसा की में कर देते हैं, ये एज इफ लगता है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू आप जानते हो कि किसी भी स्टेटमेंट को करने के लिए अकॉर्डिंग टू का यूज किया जाता है, या आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू मतलब के अनुसार, है ना। अकॉर्डिंग टू मी मेरे अनुसार, है ना। तो आप कह सकते हैं डू इट अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से ये कार्य करो, मेरे अनुसार ये कार्य करो। ऐसे सेंस में अकॉर्डिंग टू का यूज करते हैं। इवन दो का यूज, इवन दो मतलब यद्यपि होता है, जैसा की होता है, मानो की होता है, तो इवन दो का यूज भी हम लोग इसी सेंस में करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के कोई एग्जैक्ट प्रकार नहीं है, लेकिन ये अपने कार्य के आधार पर डिफाइन किया जाता है कि जब जिस सेंस की बात हो उस सेंस में सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज होता है। एक और कंजक्शन हम लोगों का होता है कोरिलेटिव कंजक्शन। तो जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, तो अब देखिए जैसा कि इंग्लिश क्या होगी, एज, है ना, वी हैव स्टडीड लास्ट क्लास, या वी स्टडीड लास्ट क्लास। तो एज मतलब जैसा कि हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में, क्या पढ़े थे, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को। आज की क्लास में सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को पढ़े। तो कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में कुछ कंजक्शंस आपको ऐसे मिले जो एक कंजक्शन दूसरे से कोरिलेट कर रहा है। जैसे देखिए, ऑल दो हो तो यट आएगा, ऑल दो हो तो कॉमा आएगा, या वेदर हो तो और आएगा, एज हो तो सो आएगा। और आपने देखा कि सो दैट हो तो माइट या मे आएगा। आपने यहाँ देखा सो के साथ फिक्स दैट आएगा, यहाँ एज और यहाँ एंड ऐसा कुछ नहीं आ सकता। सो भी दो बार नहीं लिखा जा सकता है। तो ये सारे कंजक्शंस क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग से ही निकाल करके कोरिलेटिव कंजक्शंस बनाए जाते हैं। तो कोरिलेटिव कंजक्शंस में हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि किस प्रकार से होता है। तो लास्ट क्लास और आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इसी के आधार पे हम लोग नेक्स्ट क्लास को और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू।